नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में अजय राय हैं, कांग्रेस के नेता और पिंडरा विधानसभा सीट जो पहले कोलसला के नाम से जाती है। पिंडरा से विधायक रहे साल 2017 तक। 17 में चुनाव होते हैं तो अजय राय उस सीट पर अपना जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2014 में चुनाव लड़ते हैं और फिर 19 में भी एक पारी खेलते हैं और इस समय फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं आप। अजय जी, सबसे पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू, लल्लन टॉप का इंटरव्यू अगर आपने कभी देखा हो तो हमारा ये रहता है कि इंटरव्यू में सारे पहलुओं पर, सारे सवालों पर, सारे आरोपों पर बातचीत कर ली जाए कि एक तसल्ली बख्श बातचीत हम सामने रख सकें अपने व्यूवर्स के सामने। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल सफ़र कब शुरू होता है आपका, 91 या 96? नहीं, पॉलिटिकल सफ़र मेरा 93 से स्टार्ट हुआ है और 96 में मैं एमएलए हुआ कोलसला से, फर्स्ट टाइम वहाँ से। और हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे कामरेड उदल जी, जो वहाँ से 9 बार विधायक थे। तो जनता के आशीर्वाद से वहाँ अब वो 9 बार विधायक रहे हैं। 62 से रहे हैं। हाँ। वो 52 का भी चुनाव लड़े थे, 52 में हारे थे, उसके बाद से वो जीते और 9 बार विधायक रहे और बहुत ही अच्छी उनकी छवि थी और बहुत ही जनता में लोकप्रिय थे। पर जनता ने 96 में मुझे अवसर दिया, वहाँ से चुनाव जिताया और उसके बाद लगातार मैं जनता के बीच में लगातार काम करता रहा और लोगों के बीच में उनके सुख दुख से लेकर उनके जो भी चीज़ें थी। अभी आपने देखा, यहाँ पर ही देखा कि जो लोग बैठे थे, कोई कैंसर से पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, किसी को बीएचयू के अंदर बेड नहीं मिल रहा है। तो वो लगातार हम लोग ये जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं। आज विधायक नहीं हूँ तब भी ये सेवा लगातार कर रहा हूँ, मेरा दरवाज़ा बंद नहीं किसी के लिए। अच्छा अजय जी, साल 91 में आपके बड़े भाई की हत्या की जाती है, अवधेश जी की। आरोपियों की बातचीत तो जो भी है सो है ही है। क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था कि आप आते हैं पॉलिटिक्स में बड़े भाई की के मर्डर के बाद, जिनकी हथुआ मार्केट में जो दुर्गा पूजा सस्ती है तो बड़ी सी तस्वीर भी लगी रहती है सामने, क्या कहानी है सर? देखिए, वो एक निश्चित तौर से पारिवारिक, हमारे परिवार के लिए बहुत ही जिसको बोला जाए दुखद और बहुत ही परिवार को टूटने जैसा एक वो ऐसा काम हुआ बड़े भैया की घटना के साथ। उनका न रहना हम लोगों के लिए पूरा परिवार टूट के बिखरने जैसा हो गया। क्या करके बुलाते थे वो? अब हमारा नाम तो अजय है, भैया भैया सब लोग मुझे बोलते थे लोग घर में। अब बड़े बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा था, तो लोग कहते थे भैया, सब लोग आप सबको भैया बोलता, हमें कोई बोलता नहीं है, तो प्यार से लोग भैया ही बोलते थे मुझे घर में, तो मैं सबसे छोटा था। तो ये एक बहुत ही अपनापन का, सब परिवार को लेके चलना, बांध के चलना और आम आदमी के लिए लड़ते थे, आम आदमी के लिए खड़े रहते थे और वो लोगों को खटका और उनकी हत्या हुई। निश्चित तौर से जो आपने ये प्रश्न किया है कि राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, सोच वहीं से आई और पहले से मैं था, छात्र राजनीति में था मैं, और वो फिर वहाँ से चीज़ें घूमी और पूरी तरीके से हम लोग राजनीति में खड़े हुए और परिवार को, पूरे अपने एक परिवार को और समाज को लेकर बांध के लेके चले। एबीवीपी के कार्यकर्ता थे आप उस समय? मैंने बताया ना कि मेरे छात्र राजनीति से मैंने प्रारंभ की है और एबीवीपी के बीच में काम किया और वहाँ से फिर प्रारंभ हुआ और वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। और आप भैया की जो हत्या हुई थी उसमें, उस मामले में आप चश्मदीद गवाह भी हैं? चश्मदीद गवाह हैं कि गवाह हैं? नहीं, चश्मदीद गवाह हैं, वादी मुकदमा भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और मामला भी कोर्ट में, अभी वो मामला विचाराधीन है, एमपी एमएलए कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है, लखनऊ, इलाहाबाद। विधायक आप बनते हैं, उसके बाद कोलसला सीट, वो सीट क्यों चुनते हैं आप? देखिए ये तो एक अच्छा प्रश्न किया आपने कि वो सीट क्यों चुनते हैं। चुनना इसलिए, देखिए मैं शुरू से चुनौती को स्वीकार करता चला आ रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत लोगों ने समझाया कि अरे कहाँ कोलसला है, कहाँ आपका घर है, कहाँ आप हैं। तो मैंने कहा यार, चुनौती स्वीकार करते हैं और नई नई चुनौतियों को मैं निश्चित स्वीकार करके आगे बढ़ता हूँ और चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पहली बार ही चुनाव लड़ा। पर मेरी वर्किंग वहाँ लगभग 2-2.5 साल पहले से थी, लोगों के साथ खड़ा था मैं और वहाँ के लोगों का स्नेह प्यार मिला, मुझे आशीर्वाद मिला। आज तो पारिवारिक माहौल है, सब एक परिवार की तरह हम लोग वहाँ से जुड़े हैं। तो वहाँ की जनता ने मुझे सम्मानपूर्वक लगातार 5 बार उपचुनाव लेकर, मिड टर्म लेकर बनाया और निश्चित हमारी चुनौती स्वीकार करने की आदत है और चुनौतियों को मैं स्वीकार करके लड़ता हूँ।
साल 91 में ही मतलब उस पूरे घटनाक्रम में आपका नाम आता है। एक यहाँ के डिप्टी मेयर थे अनिल सिंह, उस केस में आप बरी भी हो गए थे। अनिल सिंह को जान से मारने की धमकी दी है, ये केस चला था आपके ऊपर, फिर बरी हुए थे। क्या कहानी थी, क्या हुआ था? नहीं, वो लोग, भाई मैंने बोला ना कि जब बड़े भैया समाज में काम करते थे, लोगों को दिन रात उनके साथ खड़े रहते थे, तो जब आदमी समाज में काम करता है तो लोगों की आंख में खटकने लगता है। वही कारण था। वो पूरा एक ये जो मुख्तार अंसारी के साथ इन लोगों का पूरा गैंग था, वो गैंग पूरा काम कर रहा था। उस और भोला सिंह, ये लोग ये जितने भी लोग थे उसमें, भोला, साधु सिंह और क्या क्या लोग थे, अनिल सिंह, ये सभी लोग उसके सदस्य थे। और उसी के तहत मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखवाया था, जो कि मैं उसमें नहीं था। मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाया और कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया उस मुकदमे में। और फिर आप क्या नाम था, रामानंद राय की कुसुम जी और रामाशीष राय, इनके समर्थन से आप आते हैं, इनका साथ मिलता है, पिया भाजयुमों में शामिल होते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। ये सब उन कौन से लोग थे जो बीजे? बोला ना, मैं तो पहले विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ और आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। और विद्यार्थी परिषद के बाद से फिर यूथ बीजेपी के अंदर मैं आया और भाजयुमों में, तो उसमें रामाशीष राय जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये नड्डा जो हैं, ये इस समय वो थे। और उस समय मैंने फिर बीजेपी में काम करना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद आप चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। साल आता है 2007, मतलब अभी सब कुछ स्ट्रीमलाइन चल रहा था, बहुत कुछ गड़बड़ नहीं था। आप मतलब चेतगंज मोहल्ले में आपका जो मकान है, उस मकान को एक बख्तरबंद किले में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि आप उस कोर्ट के चश्मदीद गवाह हैं। आरोपियों में बड़े लोगों का नाम आता है। और साल 2007 में ही हुआ था आप पर हमला कोर्ट में गवाही के दौरान। ये जब मुकदमा यहाँ चल रहा था इनका, जब ये मुकदमे की तारीख पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग लगातार उसमें हम गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, अपनी गवाही हो रही थी और जिरह हो रहा था। तो वो पूरे उस कचहरी के प्रांगण में, वो बनारस कचहरी में बम ब्लास्ट होता है। और उस बम ब्लास्ट में संयोग ऐसा था कि वो जो कैंपस था, उस जिसके अंदर गवाही चल रही थी, उसके अंदर नहीं थे वो बम ब्लास्ट उसके बाहर हुए। और उसमें निश्चित तौर से कई हमारे बनारस के वकील घायल हुए, 1-2 लोग उसमें, इनका देहांत भी हो गया। और पूरी तरीके से वो केवल और केवल इस पूरी चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, हम सब लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए वो बम ब्लास्ट कराया गया था। ये मैं शुरू से आरोप लगा रहा हूँ। उसके बाद भी कोई नहीं, हम लोगों ने उसमें सारी चीज़ें की, सारी बातें हैं, पर उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इवन सुरक्षा तक थोड़ी मिली थी, बाद में सुरक्षा भी हटा ली गई और केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर साल आता है 2009, लोकसभा चुनाव। यहाँ पर एक बड़ी फाइट की बारी आती है, जब यहाँ पे मुख्तार अंसारी बनाम मुरली मनोहर जोशी, वो वाला चुनाव होता है। और चूँकि आप लंबे समय से यहाँ पे लगे हुए थे, 96 से लगे हुए थे, और आपको लोकसभा टिकट चाहिए था, जिस मुरली मनोहर जोशी जैसे हैवी वेट के आने के बाद आपको शायद पार्टी ने कहा कि अभी आप वेट करिए, और इस गुस्से में आपने शायद पार्टी छोड़ दी और विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ था? नहीं, देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति काम करता है वो ज़रूर चाहता है कि हमें आगे बढ़े, आगे स्थान मिले। उसकी एक अपनी सोच होती है, एक उसकी अपनी महत्वाकांक्षा, अति नहीं महत्वाकांक्षा होती है। मैं 96 विधायक था, 2002 विधायक हुआ, 2007 विधायक हुआ, 3 बार विधायक हुआ और सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ और सेम पार्टी से। उसमें मिनिस्टर भी 2002 में मैं बना था, जब बसपा और भाजपा की सम्मिलित सरकार बनी थी, तो उसमें मैं लगभग 11 महीने सहकारिता राज्य मंत्री भी था। तो स्वाभाविक है, चीज़ें हुई और भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा ही कमिट किया गया था कि नहीं, आपको आगे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जाएगा। ठीक है, बात हुई और उस पर हम लोगों ने दावा भी पेश किया। पर दावे पेश करते समय ये हुआ कि नहीं, अब बनारस जोशी जी अल्मोड़ा से इलाहाबाद आए और इलाहाबाद से बनारस आएंगे, अब यहाँ लड़ेंगे चुनाव और यहाँ कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं रहेगा, कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा क्यों भैया, हम लोग दिन रात दरी चांदनी बिछा रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, साथ खड़े रहते हैं। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो दरी माइक लगाकर हम लोग काम कराते हैं, और क्यों नहीं कार्यकर्ता को महत्व मिलेगा। तो उसमें
नहीं लोगों ने मेरी बात सुनी। फिर हमने कहा ठीक है, अगर आप जोशी जी बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ना ही चाहते हैं तो वो लड़ेंगे, और कम से कम छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हो। उसमें सम्मान तक नहीं मिला। तो जब देखिए चुनाव लड़ना और टिकट मांगना, ये तो हर राजनीतिक दल के अंदर हैं, लोग अपनी बात करते हैं, हम लोगों ने मांगा। पर जिस तरीके से वहाँ अपमानित किया गया, टिकट मिलना न मिलना एक अलग विषय। था अपमानित? अपमानित मतलब जिस तरीके से जोशी जी ने और पूरी पार्टी के लोगों ने हम लोगों को एकदम किनारे कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। तो यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो सम्मान छोड़कर राजनीति, तो ऐसा नहीं कि अब इसके लिए पागल हुए हैं कि उनके पीछे घूमेंगे। तो मैंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को। मैंने खुद छोड़ा, निकाला नहीं, मैंने छोड़ा पार्टी को, छोड़ दिया पार्टी को। आपने कहा कि निकाला नहीं, आपने खुद छोड़ा। वहाँ पे एक थ्योरी ये भी है, जो चर्चा है कि कैलगढ़ कॉलोनी में कोई मीटिंग हो रही थी और आप वहाँ पहुँचे, वहाँ पे मुरली मनोहर जोशी थे, आप अपने समर्थकों के साथ पहुँचे और आपके समर्थकों में और वहाँ मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में भयानक मारपीट हुई। और पार्टी कार्यकर्ताओं के, पार्टी का कैलगढ़ कॉलोनी में मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और कहा गया कि पार्टी के आला कमान को ये उस समय नहीं रास आया, तो उन्होंने अजय राय से कहा कि सर अब पार्टी और आपकी नहीं बन सकती। क्या क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये गलत बात है। मारपीट कहीं हुई नहीं। आप भाई, मारपीट होगी तो मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कुछ उस समय की बात है, ये आज की बात नहीं है, उस समय की बात है। और कोई ऐसी बात नहीं थी, मारपीट नहीं हुई थी। हम लोग मारपीट करने वाले लोग नहीं हैं। ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, कैलगढ़ में नहीं हुआ था। ये पूरी की पूरी एक जनसभा के रूप में कटिंग मेमोरियल के मैदान में सभा हुई थी। वहाँ पर ये लोग, वहाँ पर जो पूरी, उसमें अडवाणी जी भी आए थे, जोशी जी थे, उसमें आपके अरुण जेटली जो प्रभारी थे वो भी थे। तो उन लोगों ने कुछ ऐसी बात बोली थी, पूरे समर्थक जो हमारे अपने समर्थक लोग थे, उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उसका विरोध किया था, उसका प्रतिवाद किया था। जोशी गो बैक, बनारस से वापस जाओ, आपका क्या है बनारस में। आज वो फिर वहाँ पर केवल उस तरीके से चीज़ें हुटिंग हुई थी, नारेबाजी हुई, और जिसके नाते उनसे मेरी कोई बात भी नहीं हुई। जोशी जी से लोग मुझे बुला रहे थे कि जोशी जी से मिलना चाहते हैं, मिल लीजिए। हमने कहा नहीं, मैं मिलने नहीं, इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि इन लोगों ने अपमान किया है और मैं पार्टी के अंदर काम नहीं करूँगा। फिर आप चले गए सपा में कुछ समय के लिए। सपा के पर्चे से आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का? वो इसलिए कि जोशी जी ने ये कह दिया लोगों के बीच में कि अजय राय को मैं बनारस में अब इनको मैं कॉरपोरेटर तक नहीं होने दूंगा, सभासद भी नहीं जीतने दूंगा अजय राय को। ये जोशी जी ने कहा था कि मैं कॉरपोरेटर नहीं होने दूंगा जोशी। और तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर आप नहीं होने देंगे तो फिर मैं कहा कि नहीं, अब तो चुनाव मैं लड़ूंगा। तो मेरे सामने मजबूरी थी चुनाव लड़ना, क्योंकि मुझे अपनी ताकत दिखानी थी। मैं लड़ा और उसके बाद जोशी जी ने क्या किया कि मायावती से मिलकर ये मुख्तार अंसारी को लाए। ये मायावती से क्योंकि भाई बहन का रिश्ता था ना दोनों लोगों का। आज भी जोशी जी से और मायावती की बड़ी पटती है। अच्छा। हाँ, तो ये खूब पटती है। वो सरकार कई बार जो मायावती को जब भी जरूरत पड़ी है, भाजपा ने सहयोग किया है और हमेशा सहयोग करती चली आ रही है भाजपा। मैं उसमें मंत्री था, 2002 में मंत्री थे बसपा और भाजपा सरकार में। जब भी जरूरत पड़ी है, बसपा को जब भी जरूरत पड़ी तो भाजपा ने मदद की है, भाजपा को जब जरूरत पड़ी तो मायावती ने मदद किया है। तो ये मुख्तार अंसारी को ले आए और ले आके ये हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव कराए इन लोगों ने। उसके बावजूद भी मैं 1,25,000 वोट लेकर आया, जो अभी तक समाजवादी पार्टी का सिंगल हाईएस्ट वोट है। अभी तक बनारस लोकसभा में 1,25,000 हाईएस्ट वोट है। इतना वोट कभी नहीं मिला था समाजवादी पार्टी को। उसमें जोशी जी के हार का मार्जिन भी बड़ा कम रहा था। हाँ, तो वही कहा थोड़ा सा। अब वो जोशी जी जो अपने घमंड से आए, जीत का मार्जिन, हाँ, जो बहुत घमंड से आए थे, वो घमंड उनका चकनाचूर हो गया। और फिर अगले बार आप देखिए, जब 2014 समय आया तो आपको बता दूं कि उनकी वाइफ जोशी जी की वाइफ तरला जोशी ने अपना संसदीय कार्यालय इनाग्रेट तक कर दिया था, इनाग्रेट कर दिया था। उसके बावजूद इनको यहाँ से भागना पड़ा, इनको यहाँ से कानपुर जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने इनको यहाँ से कानपुर भगाया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि चुनाव बुरी तरीके से जोशी हार जाएंगे। मोदी लहर थी तब भी हारते चुनाव जोशी, क्योंकि क्या किया? कुछ नहीं किया था। जो स्थिति आज चल रही है वैसे ही स्थिति उस समय भी थी। फिर आप निर्दलीय आप चुनाव लड़ते हैं कोलसला सीट के लिए। फिर 2009 में बाई इलेक्शन होता है निर्दलीय। फिर वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, प्यार से मैं इंडिपेंडेंट चुनाव सरकार के खिलाफ, मायावती सरकार के खिलाफ जीत कर आता हूँ और भारी बहुमत से जीत के आता हूँ। फिर आता है 2012 पिंडरा परिसीमन। नहीं, 2009 में चुनाव जीतने के बाद, निर्दल चुनाव जीतने के बाद
फिर मायावती बहन जी की तरफ से मुझे बहुत ऑफर आए कि आ जाइए हाँ, बहुत ऑफर आए कि आइए मिनिस्टर बन जाइए, आपको मंत्री बना देंगे, आपको मिनिस्टर बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मिनिस्टर आप जैसे लोगों के साथ नहीं बनना है। इसलिए नहीं कि आप बसपा, आपकी जो सोच है, आप जिस तरीके से काम करते हो समाज में, आपको हर जगह पैसा चाहिए, कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं है, हर जगह आप लोगों से पैसा वसूलते हो, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। और फिर उसके बाद जब मैंने ये मना कर दिया तो मुझे फिर जेल भेज दिया इन लोगों ने, फर्जी मुकदमे लगाकर 3 महीना जेल काटा, फिर गैंगस्टर लगा दिया मेरे ऊपर फर्जी तरीके से। और फिर उसके बाद मैं छूटा। मैं उसके पहले भी कांग्रेस को समर्थन कर चुका था, इंडिपेंडेंटली मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन, विधानमंडल दल का इनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि निर्दल जीता था तो पार्टी ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकता था कि वो दिक्कतें थी, तो मैंने इंडिपेंडेंटली उनको पार्टी को सपोर्ट कर दिया था, कांग्रेस को। फिर 2012 में कांग्रेस से लड़ता हूँ और 12 से फिर चुनाव जीतता हूँ वहाँ से। सीट बदल के पिंडरा हो जाती है परिसीमन के बाद। नरसिम्हन, वो कोलसला का नाम केवल चेंज हो जाता है, बाकी सारी स्थिति वही रहती है। थोड़े से कुछ गांव कट के नए गांव जोड़ते हैं उसमें, और वो 2012 में पिंडरा हो जाती है। चुनाव लड़ते हैं और फिर उस समय एक और चीज़ आती है कि बनारस में एयरपोर्ट बनता है और ये कहा जाता है कि एयरपोर्ट बन रहा है, ज़मीनें नहीं हो रही हैं। तो मतलब जो खबरें चलती हैं कि अजय राय फिर हेल्प करते हैं इस शर्त पे कि पिंडरा के लोगों को नौकरी भी दी जाएगी एयरपोर्ट के आसपास, और पिंडरा के लोगों को काम दिया जाएगा एयरपोर्ट के काम धाम में, और वो ज़मीन अधिग्रहण में उस पूरे मामले में हेल्प भी करते हैं। क्या कहानी है इसकी, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं तो पिंडरा विधानसभा में मैंने एयरपोर्ट जो बना उसकी पूरी ज़मीन का अधिग्रहण हम लोगों ने करा, जिसका विस्तारीकरण जो हुआ उसका पूरा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का एयरपोर्ट की ज़मीन एक्वायर हमने कराई है। आज जहाँ मोदी जी जहाँ शिलान्यास करने जा रहे हैं अमूल की, उस ज़मीन को 261 एकड़ ज़मीन यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क की ज़मीन हम लोगों ने खड़े होकर उसको बाकायदे दिन रात मेहनत करके उस ज़मीन को हम लोगों ने एक्वायर कराया। और फिर वो जहाँ भी तहसील बनवाया तो सारी चीज़ें उस समय हम लोगों ने कराया, और ये तय हुआ कि नहीं, जो भी जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, चाहे एयरपोर्ट में, चाहे यूपीएसआईडीसी में, चाहे अमूल फैक्ट्री जो लग रही है उसमें, इसमें वहाँ के लोगों को इनको तरहीस दिया जाएगा, इनको वहाँ पे इनको प्राथमिकता दी जाएगी। पर आज की स्थिति भिन्न है, अब सब बाहर के लोगों को ला के रखा जा रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को कहीं भी जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है। और जो हम लोगों ने तय किया था एयरपोर्ट के अंदर, यूपीएसआईडीसी के अंदर, वो कोई भी चीज़ें इस समय फॉलो नहीं की जा रही हैं। सब बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को नौकरी पे दिया जाता है, वहाँ के लोगों को एक भी नौकरी नहीं दी जा रही। अच्छा, 12 आते आते आप पर कुल मिला के 16 केस दर्ज हो गए थे? नहीं, 12 आते थे इन लोगों ने मेरे ऊपर, तो अभी तक तो मेरे ऊपर 22-24 मुकदमे लगा दिए थे। इसमें मर्डर भी है और गैंगस्टर भी है, कॉन्स्पिरेसी का? वो तो भाई इनके ऊपर है, अब पुलिस के ऊपर दिखा दिया, कहीं कुछ दिखा दिया इन्होंने। बाकी 307 भी कोई मुकदमे नहीं है मेरे ऊपर, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं है, मर्डर है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने केवल जो सरकारी मुकदमे हैं, रोड हेल्डअप से लेके सरकारी काम में बाधा, उसमें मेरे ऊपर अभी कोरोना काल में इन्होंने मेरे ऊपर कई मुकदमे लगा दिए। अब भाई जनता की बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों की मदद दवाइयाँ नहीं मिली, हम लोगों ने उसका विरोध किया, मुकदमे लगा दिए। तो मुकदमे से नहीं हटने वाले हैं। हाँ, जनता का हित कैसे होगा, जो उस मरीज की जान कैसे बचेगी और कैसे लोगों का साथ अच्छा रहे, उनको मजबूत अपने परिवार के साथ रहें, उस हम लोग लड़ेंगे। मुकदमा तो ये चोली दामन का साथ है, वो तो लगाएं, हम लड़ेंगे जनता के लिए, उससे पीछे हटने वाले नहीं। चलिए, 14 आता है, 14 का लोकसभा चुनाव, एक शब्द निकलता है मोदी लहर, और उसमें आप कांग्रेस के नेता थे और आप चाहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल भी उस सीन में आ जाते हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक पीछे से एक छोटी सी घटना होती है या अफवाह है, आप बताइएगा, कि यहाँ के पूर्व जो सांसद थे राजेश मिश्रा, कांग्रेस के वो नेता भी रहे और आप कांग्रेस में थे, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि अजय राय धमकी देते हैं, पर पार्टी हाईकमान सोचता है कि राजेश मिश्रा को लेकर आएंगे तो उनके पास जो छात्रों का पूरा समूह रहा है, छात्र नेताओं का विद्यापीठ वगैरह का रहा है समूह, वो हेल्पफुल रहेगा, प्लस वो ब्राह्मण वोटों को बटोर सकेंगे, ये या जो भी रणनीति रही हो। दूसरी तरफ अजय राय कहते हैं कि नहीं, लड़ना हमको है, सांसदी हमको लड़नी है, हम 2009 में भी वेट किए, 2009 में वेट कर लिए, हमको नहीं सफलता हाथ लगी, टिकट नहीं मिला, 2014 आ गया, हमको लड़ना है, नहीं देंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे।
क्या हुआ था इस घटना में, इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप दिल्ली से आपका फ़ोन आता है कुछ लोगों के पास, या कहा जाता है कि सिंबल मिल गया, और फिर ये सारी अफवाहों पे, सारी कहानियों पे, इन सारी घटनाओं पे जो भी बातचीत हो रही थी, सब पे विराम लग जाता है। कहानी क्या है उस समय की? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राजेश मिश्रा और आपके में हुआ था या नहीं हुआ था, क्या कहानी है? नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टी जिसको टिकट दी वो चुनाव लड़ा और रह गई आपस में, कोई बात, ऐसी बात कोई नहीं थी। उसमें तो मुझे निर्देश ऊपर से आया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। मैं तो 2009 में कांग्रेस में था ही नहीं, मैं तो सपा से चुनाव लड़ा था। नहीं, आपने 2009 की बात किया ना कि 2000 कि 9 में आपका दूसरी पार्टी में खत्म हुआ था। मैं तो 2009 में समाजवादी पार्टी, तो मेरा टिकट का दावा ही नहीं बनता था। तो 2000 जब मैं 2012 में विधायक हुआ तो पार्टी ने देखा कि भाई 5 बार का एमएलए है ये, इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीता हुआ है, तो पार्टी ने तय किया और पार्टी ने फिर तय करके मुझे 2014 लड़ाया और पार्टी का निर्देश था। मैं दिल्ली गया, मुझे बुलाया गया दिल्ली, मुझे ऊपर से वहाँ से मैसेज आया दिल्ली से, वहाँ से केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस पार्टी से, तो मैं वहाँ गया, मुझे बुलाया गया, बुला के मुझे टिकट दिया गया। कोई आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे उससे। नहीं था। चलिए, 14 के चुनाव में एक और घटना होती है। 14 का चुनाव के समय एक वीडियो आता है, इसमें कहा जाता है, मुख्तार अंसारी कहते हैं कि हम इस सीट से कोई भी दूसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे और हम बनारस की जनता से, बनारस के लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अजय राय का समर्थन करें। ये मतलब ये ऐसी घटना है कि अजय राय और मुख्तार अंसारी और मतलब यहाँ बनारस का ये राय परिवार और गाज़ीपुर का जो अंसारी परिवार है, इन दोनों के बीच में अदावत है, खाटी अदावत है। आपने अभी इंटरव्यू में भी कहा है कि उन लोगों ने आप पर फर्जी मुकदमे लदवाए थे। और इस घटना का ये अनुवाद होता है, जो मुख्तार अंसारी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं आपको, अनुवाद ये होता है कि अजय राय ने भूमिहारों की प्राइड की जो लड़ाई लड़ती है, कथित रूप से प्राइड की लड़ाई जो लड़ी जाती है पूर्वांचल में, उस लड़ाई में समझौता कर लिया है। ये क्या है? उस समर्थन को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं? क्या कहानी है? ये बात पूरी तरीके से झूठी है। देखिए, वो पार्टी ने तय किया था निर्णय, वो गुलाम नबी आज़ाद प्रभारी थे, उन्होंने ये बात को तय किया था। वो पार्टी जो लाइन तय की थी उस पर बात थी। रह गई बस समझौते की बात, अगर समझौता हो गया होता मेरा उनका, तब तक वो मुकदमे छूट गए होते ना, तब तो बाइज्जत बरी हो गए होते। तो फिर कोर्ट में मामला क्यों चलता? अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है ना, गवाही हो चुकी है, जीरा चल रहा है, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे करा रखा था मुकदमा। तो जब समझौते हो जाते तो समझौते के बाद फिर मुकदमा तो बाइज्जत बरी हो जाते मुख्तार अंसारी, फिर बचते कहाँ? जैसे बाकी मुकदमों में बरी हो गए सारे लोग, भाजपा के बड़े बड़े नेता लगे थे, किसान राय की घटना में बरी कैसे हो गए? ये भाजपा पूरी सरकार है, यहाँ से लेके दिल्ली तक बरी हो गया मुख्तार अंसारी। और यही एक ऐसा मुकदमा है बड़े भैया का जिसमें उसको 100% सजा होगी और उसको कानूनी शिकंजे के अंदर वो आदमी जीवन भर वहीं रहेगा। अलका राय, जिनको आप भाभी कहते हैं, कृष्ण राय की पत्नी, उन्होंने भी उसमें आप पर आरोप लगाए थे। नहीं, वो तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगवाए थे ना, इसलिए कि अजय राय की तरफ ज़्यादा वोट शिफ्ट न कर जाए, अजय राय की तरफ ज़्यादा वोट चला जाएगा तो फिर जोशी जी, ये जो मामला इनका चलेगा मोदी जी का, ये मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। इस नाते ये पूरी तरीके से पूरा योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने काम किया था। और वो, अगर मैंने कहा ना कि अगर समझौता हो जाता तो मुकदमे छूट जाते इनके, जैसे बाकी किसान राय और अलका राय जो भाभी जी हैं उनका मुकदमा छूट गया, तो वही इसमें भी हो जाता ना। तो ये छूटने वाला नहीं है, ये तो उनके गले की फांस है। अच्छा, जिनको न पता हो, कृष्णानंद राय की हत्या जब होती है तो उस हत्या में गाज़ीपुर के गोडौर गांव में होती था, गोडौर गांव के पास एक हत्या होती है। उसमें हत्या में कृष्णानंद राय की और उनके साथ चल रहे लोगों की मौत होती है। उस हत्या में मुन्ना बजरंगी, जो कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के, हाँ, मुख्तार अंसारी कहने पे उन्होंने हत्या की थी मुन्ना बजरंगी ने। और उसके बाद ये केस का ये स्टेटस होता है कि बहुत सारे लोग बरी हो जाते हैं, मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी, और पूरे जितने भी उसमें क्रिमिनल से सब बरी हो जाते हैं। जबकि प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सरकार है, कैसे बरी हो जाते हैं? क्या होता है उसमें? इसका मतलब कि नहीं, पूरी तरीके से जो भाजपा दिखा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि मकान, ये घर, ये सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें इसका मतलब कि मिली हुई हैं। इतने बड़े मुकदमे में इतने लोग मरे उसमें, तो तो आखिर में उनको कौन मारा, कैसे मरे वो? जब कोई आरोप किसी पर आया ही नहीं, सब लोग आरोपित मुक्त हो गए, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि नहीं, पूरी तरीके से ये लोग मिले हुए हैं उनसे, आरोप दूसरे पर लगाते हैं।
अच्छा, अब अभी उस पूरे स्टेटस की क्या उस इस पूरे मामले की क्या स्थिति है जिसमें कहा जाता है कि पूर्वांचल में एक भूमिहार प्राइड की लड़ाई चल रही है, जिसके मतलब ब्रजेश सिंह बना मुख्तार अंसारी, और कहा जाता है आपके भैया अवधेश जी ब्रजेश सिंह के करीबी थे और मुख्तार अंसारी एक अलग ध्रुव था पूरे पूरे सीन में, और वो एक प्राइड की लड़ाई ठेकेदारी से जो शुरू होती है, मतलब जो गोरखपुर से लगायत पूरा आपको बनारस तक सुनने को मिलता है कि ठेकेदारी शुरू होती है और ठेकेदारी में ही पूरा सारी हिंसाएं जन्म लेती हैं गोरखपुर के यहाँ पर कौन से ठेकेदारी आप बताइए। यहाँ की मैं गोरखपुर की बात नहीं करता हूँ। यहाँ किसी कौन सी ठेकेदारी है जिसमें मेरे भाई का नाम या मुख्तार अंसारी का एक नाम है, आप बताइए मुझे। ये केवल झूठी बातें हैं। और वो अपना जनता का काम करना, जनता की सेवा करना, किसी के साथ खड़े हो जाना, अगर वो किसी को बुरा लगता था उसी कारण से सारी घटनाएं घटी। हम लोगों का ठेकेदारी से और बाकी सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था, कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब 19 आ जाता है, 19 में आप फिर से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 14, 17, 19 ये 3 चुनाव असफलता के लिए आप असफल होते हैं आप इन चुनावों में। 22 में चुनाव फिर से होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं आप, और कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं वाले फॉर्मूले पर चल रही है। जहाँ तक मेरी समझ और मेरी जानकारी बताती है कि अगले 2-3 दिन लखनऊ में इंटरव्यू वगैरह का दौर चल रहा है, विधायकों को प्रत्याशियों को विधायकी का टिकट दिया जाए कि ना दिया जाए, इस पर आपका नाम फाइनल नहीं होता है या महिलाओं को उतारा जाता है तो क्या रणनीति होगी आपकी। और यहाँ पर यह भी चर्चा हो रही है कि क्या मार्केट में जो चर्चा है कि क्या अजय राय का मन थोड़ा सा भटक रहा है, सपा में जाने की सोच रहे हैं, क्या कहानी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग सपा बसपा की बात ही नहीं है। अगर हम निर्दल चुनाव जीते, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, उस समय तो मेरे पास ऑप्शन था ना। सपा में क्यों जाएंगे? मंत्री बनने के लिए जाएंगे, यही नहीं जाएंगे। लोगों के अंदर जो भाव के विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग उस भाव से बहुत ऊपर हैं। और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा के साथ काम करती है। और जिस तरीके से काम हो रहा है, प्रियंका जी जिस तरीके से काम कर रही हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर से हम लोग प्रियंका गांधी जी के साथ जीवन के आखिरी सांस तक खड़े हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। और रह गई बात कि 2014, 17 और 19 आपने बोला ना, असफलता नहीं है, इसको सफलता इसलिए बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, साधारण आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। तो पहला जो चुनाव हुआ 14 में, उस बार मेरा वोट 76,000 समथिंग था। फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर होके आते हैं बनारस लड़ने के लिए, उसमें मेरे वोट का प्रतिशत 1,53,000 समथिंग, करीब 700-600 वोट है। जस्ट डबल हो गया, पूरे कांग्रेस के सिंबल पे जस्ट डबल वोट हो गया। तो आप इसको क्या असफलता मानेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? मैं तो समझता हूँ कि भाई वोट बढ़ाना अपने आप में सफलता की बात है। और वो निश्चित तौर से हम लोग लगातार जनता के बीच में संघर्ष, जीत हार एक अलग राजनीति का एक पहलू है। जीतता 5 बार मैं जीता, हो सकता हारा, तो जनता आगे चीज़ों को देखेगी, समझेगी कि जो व्यक्ति नहीं रहते हुए भी, आज मैं विधायक नहीं हूँ, आपके सामने ही आए ना कई लोग जिनका बीएचयू में इलाज होना है, जिनको कैंसर का इलाज होना है, किसी को बेड चाहिए, किसी को बिजली का काम है, मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं मेरे पास आ रहे हैं और मैं निराश होकर जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से राजनीति संभावनाओं से होती है, और संभावनाएं बनी हुई हम लोगों की, हम काम कर रहे हैं जनता के बीच में। और वही जनता आज कहीं ना कहीं इसको गलती का एहसास है, फिर मौका देगी, फिर सामने लाएगी। तो हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी, और जो महिलाओं की बात हो रही है कि महिलाओं को टिकट देगी, हम लोग स्वागत करते हैं, प्रियंका जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पार्टी देगी टिकट तभी पार्टी के साथ खड़े, नहीं देगी तब भी खड़े हैं। महिलाओं वाली बात होती है तो क्या पत्नी चुनाव लड़ेंगी? अब जिसको पार्टी लड़ाएगी, मेरी पत्नी को लड़ाएगी, किसी महिला को लड़ाएगी, जिस महिला को लड़ाएगी, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। और प्रियंका जी जब से आई हैं तब से चीज़ें कर रही हैं, हम उसका दिल खोल कर स्वागत करेंगे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। साल 2003 में घटना आती है, बिहार के तत्कालीन डीजीपी डीके ओझा की रिपोर्ट में कहा जाता है कि आपकी सीवान के जो बाहुबली शहाबुद्दीन से रिश्ते हैं, AK-47 वगैरह बरामद करने की बात कही जाती है। उस रिपोर्ट पर और इस सांठगांठ के आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो मैंने पहले भी कह दिया था, फिर कह रहा हूँ, आपने पुरानी बात उठाई। उसमें डीजीपी ओझा जी थे, और सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी उस समय? आरजेडी? नहीं, आरजेडी नहीं थी। 3 में? हाँ, अच्छा, ये नीतीश कुमार थे,
जेडीयू की सरकार थी और उसमें डीजीपी थे, और जेडीयू की बीजेपी का विधायक था, बीजेपी का विधायक था। तो उसमें जो डीजीपी ने बयान दिया, तो डीजीपी ने मेरी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? अगर मैं उसमें आरोपित था या मेरे साठगांठ थे उनसे, शहाबुद्दीन साहब से, तो मेरी गिरफ्तारी कराकर मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये तो पूरी तरीके से प्लानिंग था अमित शाह जी का, और अमित शाह बार बार मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे भाजपा में ज्वाइन करने के लिए। मैंने मना किया। दबाव था आपके ऊपर? हाँ, 2014 में पूरा दबाव था। मैंने मना किया कि भाई मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो वो फिर उन लोगों ने, को जब ये नहीं सूझा तो उन लोगों ने पूरा ये खेल किया, और वे रिटायर्ड पुलिस वाले से उससे बयान दिलवाया मेरे खिलाफ। अगर मैं था या मैं उसमें आरोपित था, मैंने ये उसके साथ साठगांठ किए थे, तो मेरी गिरफ्तार मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? मेरी गिरफ्तारी करके मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। भाजपा का विधायक था तो मेरे लिए सब कुछ माफ़ था। मैं गलत करके भी रहूं, मेरे पास AK-47 हो, चाहे जो नाजायज़ असलहे हैं मेरे पास पड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूँगा तो मुझे अच्छा मान लिया जाएगा, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने उस समय भी ये सवाल किया था, क्यों नहीं कार्रवाई किया मेरे खिलाफ ओझा जी ने? जब डीजीपी थे, मेरी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। रासुका भी लगी आप पर? ये तो अभी लगा 2000, ये तो अभी जब ये मूर्ति का वो चला था, जो ये गंगा में विसर्जित करने वाली बात। गंगा विसर्जित करने की बात, उस पर साधु संतों पर लाठियाँ चली थी। बनारस में लाठियाँ चली थी साधु संतों पर, उस पर काफ़ी साधु संतों को मारा गया था। उसके विरोध में प्रतिकार यात्रा निकाली गई। मुक्तेश्वरानंद जी जो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, और वो पूरी तरीके से उनको मारा गया, गिरुआ वस्त्रधारियों को लाठियों से मारा गया। उसके विरोध में प्रतिकार यात्रा हुई, उसमें मैं प्रतिकार यात्रा में शामिल था। और अक्टूबर को निकली थी शायद, मुझे याद नहीं है डेट, यात्रा में था, और उसमें बनारस के सभी जनप्रतिनिधि थे, मैं अकेले नहीं था। भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि थे, मेयर थे, सभी लोग उसमें थे। और केवल कार्रवाई मेरे ऊपर हुई, जो कि मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं है, मेरा एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि जो मैंने वहाँ पर भी कोई उकसाया किसी को हो या तोड़फोड़ कराई हो। ये तो केवल योजनाबद्ध तरीके से मुझे प्रताड़ित करने के लिए, फंसाने के लिए और क्रश करने के लिए, ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर अमित शाह ने दबाव बनवाकर, अखिलेश यादव के ऊपर? हाँ, अखिलेश यादव के ऊपर अमित शाह ने दबाव बनवाया, 15-16 की वही है, उसमें दबाव बनवाकर मेरे खिलाफ NSA की कार्रवाई की, और मुझे फतेहगढ़ जेल, बनारस नहीं, इतना दुर्दांत अपराधी मैं हूँ, इतना कठोर हूँ, इतना मतलब जो है कि मुझे यहाँ बनारस की जेल नहीं, यहाँ से फतेहगढ़ जेल लगभग 450 किलोमीटर दूर मुझे रखा गया 7 महीने। 9 महीने 7 महीने 7 महीने बाद हाईकोर्ट ने उसे क्वैश किया, पूरे NSA को ख़त्म किया, और मैं छूटा, बाइज्जत बरी हुआ। तो फिर आपने 2014 में, उसके 2 साल पहले चले 2014 में नरेंद्र मोदी के जो चुनाव नतीजे थे, उसको भी चैलेंज किया था आपने। क्या हुआ था, किस ग्राउंड पे? नहीं, ग्राउंड यही था कि जो इन्होंने तमाम पैसे बांटे, साड़ियाँ बांटी, तमाम अनाप शनाप पैसे खर्चे किए, वो सारे रिकॉर्ड्स को मैंने दिया था। और वो भी बार बार दबाव आ रहा था कि उनका वो मुकदमा हटा लिया जाए, मुकदमा विड्रॉ कर लिया जाए। मैंने नहीं हटाया, तो वही सब पूरा, वो सब उनके मन में था, वो सब जो उनके मन में मेरे प्रति नफरत की भाव थे, वो सब उन्होंने मेरे खिलाफ NSA की कार्रवाई कराई, दबाव बना के। फिर आपने राज्यपाल को खत लिखा कि आपकी सुरक्षा हटा ली गई है, सुरक्षा को बहाल किया जाए, आपकी जान को खतरा है। आपने सीधा सीधा कहा कि प्रदेश सरकार से जान को खतरा है, योगी सरकार से जान को खतरा है। क्या कहानी है, सही कहानी क्या है? नहीं, आप देखिए ना, जिस तरीके से मेरे पीछे लोग पड़े हैं आज भी, मैं मुख्तार अंसारी गवाह के मुकदमे में चश्मदीद गवाह हूँ, वादी मुकदमा हूँ, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। एक गनर है, वो भी पूर्व विधायक के नाते दिया गया है, और वो भी 10% के अंशदान पे। पूर्व विधायकों को मिलता है पूरे प्रदेश में अंशदान पे 10%, अगर कोई भी पूर्व विधायक अगर चाहेगा तो उसको मिल जाता है। वो कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था मेरी नहीं की गई है, जो थी वो भी हटा दी गई। और लगातार ये लोग ये चाहते हैं कि मैं कैसे ख़त्म हो जाऊं, कैसे समाप्त हो जाऊं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं, कोई लड़ने वाला है नहीं। तो अजय राय हैं, उनको ख़त्म किया जाए। आज मोदी जी जा रहे हैं वहाँ, जाकर बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेली 403 विधानसभा में अकेली विधानसभा पिंडरा मिली है, जहां जाकर वो करखियाओं में आज प्लांट में, वो अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। और मैं बता दूं, वो भी प्लांट करखियाओं में जो अमूल आया है, वो 30 जनवरी 2014 को वो आई है। वो जगह मैंने दिलवाई अमूल को। और वो जब मोदी जी बनारस लोकसभा लड़ने नहीं आए थे, उसके पहले की वो ज़मीन अमूल ने वहाँ लिया हुआ है।
और उसका केवल आज मार्केटिंग और एक इवेंट में वहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे, वो अमूल उनके द्वारा नहीं लाया जा रहा है, वो मैं लाया हूँ। जब मैंने 261 एकड़ ज़मीन में एक्वायर कराई थी, उसके बाद से ही लगा था कि सारी फैक्ट्रियाँ हमें, वहाँ पार्ले की फैक्ट्री चल रही है, पार्ले एग्रो चल रही है, वहाँ लगभग 100 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं छोटी बड़ी, और उसमें भी एक ये अमूल हमारे द्वारा लाई गई है। और आपने फिर हाल फिलहाल ही जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी में शिफ्ट करने की पूरी जुगत चल रही थी, तो आपने लेटर भी लिखा था पंजाब कांग्रेस को कि फास्ट ट्रैक किया जाए, यूपी में ट्रांसफ़र किया जाए मुख्तार अंसारी को। क्यों लेटर क्यों लिखना पड़ा अपनी ही पार्टी की सरकार को? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जब कोई चीज़ हो सकता है उनको मालूम ना हो वहाँ के लोगों के, मुख्तार अंसारी कैसा आदमी है, तो उनको बताना, उनको सही बात उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैंने लिखा सीएम को कि आप तत्काल जो है उनको उत्तर प्रदेश में यहाँ भेजें, और यहाँ पर उनके जो मुकदमे चल रहे हैं और जो मेरे भाई के मुकदमे हैं उसमें तत्काल सुनवाई हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, तो ये थे अजय राय, पिंडरा से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस नेता हैं और कह रहे हैं कि मरते दम तक प्रियंका गांधी जी के साथ रहेंगे। आप ललन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। शुक्रिया।